नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। शरीर में गति यह हमारा चैप्टर चल रहा है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और एक सेशन प्रश्न और उत्तर का भी कर लिया। आज थोड़े से प्रश्न और उत्तर में मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, जो मुझे लगता है कि इस प्रकार आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या आपका टीचर भी कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐसे प्रश्न दे सकती है जिनके आपको उत्तर लिखने हो। तो वो हम जैसे करते हैं, जैसे जैसे उत्तर पढ़ते जाएंगे, रिवीजन भी हमारा चैप्टर का होगा और आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी कि कैसे हम प्रश्नों पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर भी हम दे सकते हैं। और जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपनी तरफ से कोशिश, जब हमें लगता है कि थोड़े हम और आपको प्रश्न दें, हम आपको देते हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़िए। और लेकिन जब हम आपको इम्पोर्टेंट जो आपकी बुक में मैं मार्क करवाती हूँ, उनको भी जरूर याद रखें और अपनी कॉपी में वो पॉइंट्स नोट करते रहे, क्योंकि बहुत सी चीज हर लाइन पर प्रश्न बनाना अगर हम आपके साथ बैठ के करें वो डिफिकल्ट होगा, लेकिन चैप्टर को अगर आप समझते जाएंगे तो उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। अब ये एक नया प्रश्न आपके सामने है, केचुआ किस प्रकार पौधों के लिए लाभदायक। देखिए, ये प्रश्न दो रूप में पूछा जा सकता है। मैंने इसकी एक भाषा बनाई है कि किस प्रकार वो पौधों के लिए लाभदायक है। इसका ये भी एक प्रश्न बन सकता है, केचुआ किस प्रकार किसानों की मदद करता है, जो मैंने आपको पढ़ाते हुए बोला था। या केचुए को हम जो ये किसान का दोस्त क्यों कहते हैं। तो इन सब का उत्तर यही जाएगा। और आपको याद है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि किस प्रकार केचुआ चलता है और क्या करता है जब चलता है। हाँ, जब केचुआ चलता हुआ मिट्टी खाता है तथा अनपचे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है, यह अनपचा पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है तथा पौधों के लिए लाभदायक होता है। देखिए, ये मैंने आपको स्पेशल समझाया था, अगर आपको याद होगा, और ऐसे ही इसके ऊपर प्रश्न बन गया। समझ में आया। तो ये एक आपका कहीं भी बुक में नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रही हूँ। दूसरा जो प्रश्न है, शरीर की किस संरचना के कारण तिलचट्टा चल भी पाता है तथा उड़ भी पाता है। ऐसा क्या है कि चलना भी हो पा रहा है, उड़ना भी हो पा रहा है। तो इसको आप देखें, ये जो है हमें थोड़ा सा याद करने वाला है, समझने का नहीं, क्योंकि हमें याद रखना है कौन सी पेशियां हैं, कहाँ हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर है। तो तिलचट्टा की वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। इस कारण तिलचट्टा चल भी पाता है तथा उड़ भी पाता है। तो ये जो वक्ष की पेशियां हैं, ये पैरों से भी जुड़ी हैं और पंखों से भी जुड़ी हैं। और देखिए, आप अगर खाली कहेंगे ना पैरों और पंखों से, तो आपका उत्तर तो ठीक माना जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। आपको साथ में ये लिखना जरूरी है कि कितने जोड़ी पैर हैं और कितने जोड़ी पंख हैं। ये बहुत जरूरी है, तभी आपको, अगर कहते हैं ना पूरे पूरे में नंबर, तभी मिलेंगे। तो ये इस प्रकार आप अपने उत्तर दीजिए। एक और प्रश्न है, केचुआ किस प्रकार गति करता है। तो देखिए, ये हमने समझा था करता है, अब इसको हमें भाषा के रूप में भी लिखना आना चाहिए। तो केचुए की अधे सतह पर ए शूक उपस्थित होते हैं। अधे मीन्स जो उसकी नीचे की सतह, समझ में है। तो उसकी जो नीचे की सतह पर शूक उपस्थित होते हैं, और हम इसको अगर शूक नहीं याद हो रहा तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, अगर आपको ये वर्ड इजी लग रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक शूक उपस्थित होते हैं और ये केचुओं को क्या करते हैं, ये भूमि में एक पकड़ बनाने में एक सहायक होते हैं। अभी और फिर इसके साथ शरीर की पेशियां के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से केचुए की को गति प्रदान होती है। तो एक तो यह है कि कैसे वो भूमि में पकड़ बनाता है, तथा शरीर की जो पेशियां होती हैं
वो बारी बारी से क्या होता है, विस्तरण एवं संकुचन, फैलना मुड़ना, फैलना मुड़ना, इस प्रकार केचुआ गति करता है। अब देखिए इसी प्रश्न, जब मैं ये प्रश्न पढ़ रही हूँ, उत्तर पढ़ रही हूँ, एक और प्रश्न आ रहा है दिमाग में कि केचुआ किस प्रकार भूमि में अपनी पकड़ बनाता है। एक और प्रश्न बन गया। तो हमने उसका उत्तर पहले ही हमें मालूम है कि केचुआ भूमि में, ये जो अतः सतह पर जो शूक उपस्थित होते हैं वो केचुओं को भूमि में पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। समझ में आ रही है ना आपको। देखिए एक हम एक उत्तर देते हैं, उस उत्तर में से भी एक पार्ट का जो उत्तर है उसके पर भी प्रश्न बन जाता है। या केचुए की जो पेशियां होती हैं वो उसको गति देने में कैसे सहायक होती हैं। तो आपका उत्तर यह आ जाएगा कि बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से केचुए को गति प्राप्त होती है। तो कितने हमारे प्रश्न हैं जिनका कोई लिमिट ही नहीं है, और हम प्रश्न बनाते जाएंगे और आपके सामने, अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो आपको उत्तर आने में कोई देर नहीं लगेगी। एक और प्रश्न है, मानव कंकाल किन किन से मिलकर बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं मानव कंकाल, मानव कंकाल कंकाल जो किससे मिलकर बनता है, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ तथा पांव की अस्थियों से बनता है। तो ये अगर हम कहें तो ये पूरा कंकाल, तो देखिए कंकाल से अगर करें तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कंकाल, खोपड़ी, खोपड़ी के बाद हमारी पूरी वर्टिबल कॉलम, मेरुदंड, मेरुदंड से फिर हमें पसलियां, वक्ष में जो यहाँ पर है, जो हमने रिब केज की बात करी थी, है ना, तो वो वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला, इन सब से वो तथा ये जो हाथ और पांव की जो ये अस्थियां हैं, ये सब मिलाकर आपका जो है वो मानव कंकाल बनता है। तो मैंने आपको एक फोटो भी दिखाई थी ना, जो कहा था कि डर नहीं जाइएगा, ये पूरा कंकाल है मानव का। तो उसको एक बार फिर से देखिएगा। घोंगा किसकी सहायता से गति करता है। तो घोंगे की अभी हमने जब बात करी थी, हमने कॉकरोच की भी बात कर ली थी, हमने ये केचुए की भी बात कर ली। अब घोंगे की अगर हम बात कर रहे हैं तो घोंगा पेशीय पादे की सहायता से गति करता है। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, पेशीय पाद्य। तो हम पैर नहीं बोलते हैं घोंगे का, हम पेशीय पाद्य, क्योंकि उसके पैर नहीं होते, उसकी जो नीचे की जो मसल्स, जो पेशी होती हैं वो आपको याद होगा, मैंने बताया था ना कैसे वो चलती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से वर्ड से याद रखिए, याद रहेंगे, उत्तर आसानी से दे सकते हैं। फिर एक और प्रश्न है, क्रमिक ताल किस प्रकार मछली को तैरने में सहायक होती है। अब क्रमिक ताल का अर्थ क्या है, लिख सकते हैं शब्दों में। वेरी गुड। तैरने की प्रक्रिया में मछली के शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। इससे मछली को क्या होता है, एक झटका लगता है और मछली क्रमिक ताल की सहायता से तैरती है। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न बन रहा है कि क्रमिक ताल का अर्थ क्या है, या मछली का तैरने की क्या प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार वो क्रमिक ताल का नाम भी नहीं ले। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मछली में क्रमिक ताल होती है। क्रमिक ताल का अर्थ क्या है कि जब उसका जो आगे का भाग है वो एक ओर मुड़ता है, पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ती है, इसे कहते हैं क्रमिक ताल। और इस कारण क्या होता है, जब पूंछ दूसरी दिशा में होती है वो झटका देती है, और वो झटके के साथ जो मछली होती है वो आगे क्या होती है, तैरती है। वेरी गुड, मछली क्या है, तैरेगी ना। हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर और देखे, और इन प्रश्नों और उत्तर के साथ हमारा ये पाठ भी खत्म हो गया। और हमने देखा कि ये पाठ थोड़े हमारे सेशंस अच्छे, काफी सेशंस में हमने कंप्लीट करा, और उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने मार्क भी करे, थोड़े एक्स्ट्रा मैंने प्रश्न और उत्तर आपके सामने रखे। तो इन प्रश्नों को देखकर आपको आइडिया लगेगा कैसे जब जब आप वो पार्ट का रिवाइज करें
तो कैसे छोटे छोटे पार्ट को ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने भी सोचें कि इस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और कोई आपको ऐसा प्रश्न मिल रहा है जिसका उत्तर देने में आपको कठिनाई हो रही है, तो ऐप के थ्रू आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो गुड लक, पढ़ते रहे। अगले सेशन में एक नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। बाय।